Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Bathor, and we have our expert analyst Dr. Hassan Rana. Welcome to the show, Dr. Hassan Rana. Today we are going to talk about the recent BRICS conference, and we're especially going to talk about the relationship between China and India. डॉक्टर साहब, ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये क्या हुआ है, और स्पेशली हमें ये बताएं कि जो चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अब किस तरह बढ़े हैं। थैंक यू हमिद। असल में जो ब्रिक्स है उसको थोड़ा सा आपको भी इल्म में होगा कि जो ब्रिक्स जो अलायंस इसको आप कह सकते हैं कि जो बनाया गया था, ये असल में जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया। और इस साल आपने देखा कि जो प्यूटन है उन्होंने एक नई करेंसी भी लॉन्च करने का जो इंडिया दिया, बल्कि दिखाई भी, उसकी तस्वीर भी एक दिखाई गई थी। तो जो वेस्टर्न जो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है, खास तौर पर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है या दीगर जो चैलेंजेस हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो है ये एक्चुअली अलायंस जो आप कह सकते हैं इसको, जो ब्रिक्स है, इसको बनाया गया। तो इस साल इसका समिट था ये, और रशिया में हुआ। हमने देखा कि इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक जो इसका हिस्सा हैं उन्होंने शिरकत की, लेकिन जो जिस तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जिस चीज को, वो मोदी है जो उसके वजीर आजम है, और जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनकी जो मुलाकात है वो बहरहाल जो है वो हाईलाइट ज्यादा रही। और 5 साल के बाद जो है वो इनकी जो है वो फॉर्मल आप कह सकते हैं जो टॉक है वो हुई है। और फिर इसके ऊपर दोनों ने बड़ी स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो जारी की कि जो मिलिट्री इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं जो चाइना और इंडिया के, उसको कहा गया कि चाइना और इंडिया की तरफ से कहा गया कि इनको अब हल होना चाहिए, और इनको हम अपने जो ताल्लुकात हैं इसको अब बेहतर करना चाहते हैं। तो ये वो खबर थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया की बहरहाल जीनत बनी, और अभी तक जो है आज भी जो है वो इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाइना जो है वो बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है खित्ते की, और इंडिया चूंकि रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जाहिर सी बात है कि वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो जाहिर सी बात है कि फिर जब ये दोनों जो लोग हैं, जब इनकी मुलाकात हुई है और इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई हैं, तो ये हेडलाइंस जो हैं वो बनी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बनना भी चाहिए था। बड़ी अहम खबर है ये। डॉक्टर साहब, मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का बहुत अरसा सा असर सुख होता था, हमारी दोस्ती थी, बरादर इस्लामी ममालिक थे। बट हमने देखा कि जैसे जैसे इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी स्टार्ट की मिडल ईस्ट के अंदर, तो अब हम मिडल ईस्ट में नजर नहीं आ रहे। तो आपको लगता है कि ऐसा खतरा चाइना के साथ भी हो सकता है कि इंडिया की दोस्ती बढ़ी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया वहां पे भी फसाद के बीज बोएगा और पाकिस्तान को चाइना से दूर कर देगा? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। असल में हमें जो देखना पड़ेगा ना कि ये जो कुर्बत है चाइना की और इंडिया की, क्या ये देरपा है, या जो जिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे बातचीत हुई है, क्या सिर्फ इंडिया और चाइना के यही डिस्प्यूट्स हैं, और क्या ये हल हो जाएंगे? असल में ये देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि देखें, चाइना ये जो बातचीत हुई है ना, ये एक्चुअली इसको अगर आप देखें तो ये मेरा ये तज्जिया है, या मानना है ये मेरा, कि क्योंकि ये इस वजह से ये सारा हुआ है क्योंकि इसके पीछे रशिया है। और रशिया ने ब्रिक्स की अहमियत को उजागर करने के लिए पूरी आलमी दुनिया के सामने, और खास तौर पर बल्कि अमेरिका या वेस्ट के सामने जो है वो इनकी मुलाकात करवाई, और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं ताकि जो ब्रिक्स है उसकी अहमियत एक्चुअली उजागर हो। वरना आप देख लें, इससे पहले ब्रिक्स की को खास, इससे पहले जो समिट्स होते रहे हैं उसमें को बहुत ज्यादा कोई ऐसी नुमाया खातर खा चीजें सामने नहीं आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे तो जो ये स्टेटमेंट्स आई हैं, इसके पीछे रशिया है, और रशिया ने ही जो है वो इसको इतना हाईलाइट किया है ताकि वो जो अमेरिका का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको रोक सके, पहली बात। और दूसरा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इससे चाइना को फायदा होगा कि इंडिया को फायदा होगा, और फिर ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये असल में ये देखने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें कि इसकी जरूरत तो इंडिया को है, चाइना को तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं।
एक चीज। और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर बजाते खुद इतने ज्यादा मसाइल हैं, उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि वो तो खुद चाहेगा कि वो चाइना के साथ मजीद डिस्प्यूट्स में ना पड़े, क्योंकि जो उसको जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उसको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ पे हालात जिस कदर खराब हैं, और जो सेवन सिस्टर्स जिसको हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। फिर इसके साथ साथ मुसलमान जो है वहाँ पे उनकी जो अपराइजिंग हो रही है वहाँ पे हिंदुत्व जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ, तो वहां तो अंदर उनके बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है वहां पे। अब अगर वो चाइना के साथ मजीद हालात को बिगाड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो तो उसके अपने हक में बेहतर नहीं है। एक और बड़ा अहम चीज है वो उसको देखना पड़ेगा कि ये तो जो बात हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान, ये 3 या 4 कुछ पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स, उनको लेकर हुई है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो 3,000 किलोमीटर से भी शायद ज्यादा है। उसका एरिया जो है ना वो 3,000 किलोमीटर बिल्कुल। से भी ज्यादा का एरिया है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि इसका हल हो जाना। और फिर सबसे बड़ी बात, हम्म। सबसे बड़ी जो अहम इशू है कि ये तो जो है ना वो सिर्फ ये मायने नहीं रखता मैं समझता हूँ। और क्योंकि सबसे अहम इशू जो वो इंडियन ओशन का है, आप देखें कि जो इंडिया है उसको बड़ी परेशानी है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उससे जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब उसका सबसे बड़ी परेशानी का सामना तो उसको उस इनिशिएटिव से है जो कि आप देखें कि पाकिस्तान में और फिर जो पोर्ट्स हैं, जो उसकी फर्दर एक्सटेंशन है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, फिर इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग के अंदर जो पोर्ट है वो है, और फिर इसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर भी है, उसका नाम अब इस वक्त मुझे मेरे जहन में नहीं है। तो ये जो इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज इंफ्लुएंस है, बल्कि इसको खत्म करने के लिए तो और काउंटर करने के लिए बल्कि तो क्वाड बना, है ना, जापान, बिल्कुल। यूएस और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया तो अब ये जो क्वाड बना, जो उनके वहां पानियों के अंदर जो जंग है असल में, जो कि एक्चुअली तो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि So the relationship between China and India, is it just geo-economic relationship or it is also geostrategic? जियो स्ट्रेटेजिक, ये जी जी, जियो स्ट्रेटेजिक भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ओके। जैसे आप देखें कि जो एक्चुअली तो सारी जो ये जितना भी ब्रिक्स अब जो है और जो उसका अलायंस है, आप देखें कि ये इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए है ना, ठीक है। और उस इन्फ्लुएंस के अंदर इकोनॉमिक हाँ। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है। और इसी को आप हम्म। देखें कि इंडिया ने, अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये कुछ समझ नहीं आती इंडिया और चाइना, चूंकि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ 3 4 फ्लैश पॉइंट्स के ऊपर अगर बातचीत अगर उनकी हो रही है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, बड़ा बड़ा बिल्कुल। आम पॉइंट है, जो हम्म। जो इंडिया की का अखंड भारत की पॉलिसी है ना, और उसका नया नक्शा है, और उसके अंदर जो उसने उसका जो ख्वाब है, तो वो चाइना को कभी मंजूर होगा? बिल्कुल आप ये देखें ना, तो वो तो कभी भी नहीं मंजूर होगा ना नहीं। इसको। तो फिर इनके मसाइल किस तरह हल होंगे? तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई इंडिया को या चाइना को तो खैर क्या फायदा होना, इंडिया को भी इससे कोई खास फायदा नहीं होगा अभी। अच्छा, मुझे एक बात जो है वो काफी पीछे से आप जब बात करते समझ नहीं आ रही। वो बात ये है कि आपने कहा कि रशिया का इन्फ्लुएंस है। ओके। सो रशिया और इसराइल हमने देखा है बहुत हॉस्टिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त अगर कोई सबसे स्ट्रांग अलाय माना जा रहा है इसराइल का, और बेशक उसको इंडिया क्लेम कर रहा है ज्यादा, तो वो भी इंडिया है इसराइल का जो स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय माना जा रहा है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल के अगेंस्ट जो है मिडिल ईस्ट के अंदर लॉबिंग कर रहा है, दूसरी तरफ जो इसराइल है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और चाहे वो कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट को खत्म करने के लिए सपोर्ट हो या और बाकी जो जियो अरीना में हो, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है ये ज्यादा देर तक चलेगी? इंडिया किस साइड पे जाएगा? बिकॉज इंडिया हैज टू चूज वन साइड नाउ। अब वैसा नहीं हो सकता कि इंडिया अमेरिका के साथ भी हो, इंडिया रशिया के साथ भी हो। देखिए, ये हम पहले भी एक बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी कभी जो है ना जो साथ होता है ना वो हमेशा का नहीं होता।
आपके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो इंडिया जो है वो इस वक्त जाहिर सी बात है कि इसराइल के साथ उसके कुछ थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि जो टर्म्स हैं वो अब लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसने तमाम तर वो पॉलिसीज जो कि इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ या फलस्तीन के खिलाफ अपनाई, वही सेम पॉलिसीज उसने कश्मीर के अंदर अपनाई हैं, और उसका बिल्कुल। तरीका बिल्कुल वही रहा है। हत्ता के जो हमने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि जो सिख रहनुमा जो नजर साहब थे, जिनकी असैसिनेशन की इंडिया ने, और जिसके चक्कर में 6 डिप्लोमेट्स को भी कनाडा ने निकाला, उसमें मैंने पहले भी एक दफा आपको प्रोग्राम में कहा था कि उनके कुछ जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हमने ये मशवरा इसराइल मोसाद से किया था, और मोसाद ने हमें कहा कि इस तरीके से आप, हमने भी चूंकि ऐसे ही अपने दुश्मनों को खत्म किया है असैसिनेट करके, तो आप भी दुनिया में इसी तरीके से असैसिनेट करें। आप देखें ना कि मोसाद ने क्या किया। मोसाद ने जो है वो जितने भी उसके खिलाफ चलने वाली मूवमेंट्स थी, जो कि चाहे वो यानी आप 48 के बाद से ले लें, उसने पूरे वो अफराद जो उसके मुखालफिन में से थे इसराइल के या जायनिस्ट के, उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी असैसिनेशन की है। और इसी तरीके से अब इंडिया बिल्कुल। उसके उसके बिल्कुल पीछे पीछे उस कदम पे चल रहा है, तो उसको बड़ा भाई भी कहता है भारत। तो और असला भी फराम कर रहा है। और अब हमने ग्लोबल न्यूज वॉच जो है वो इसके ऊपर हमने खबर भी एक ब्रेक की थी कि जो इटली है उसने एक बैरी जहाज पकड़ा था, और जिसके अंदर से इंडियन असला जो है, मिसाइल्स और कुछ ड्रोन के पार्ट्स वगैरह जो थे, वो दीगर जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो पकड़ा। और इटली के अखबार ने भी ये खबर शाया की, और इटली के ऑफिशियल्स ने भी कहा कि ये जो है वो अलेजिडली जो है वो है तो इंडिया, लेकिन अलेजिडली ये इसराइल ट्रांसफर किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो इसराइल के साथ, बहरहाल उसका जो अलायंस है वो इस वक्त तो इसराइल के साथ चल रहा है। अब देखते हैं कि ये कितना अरसा चलता है। ओके, पाकिस्तान की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, मैंने एक जगह पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था चूंकि पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस जो है वो काफी हद तक तय पा रहे हैं, तो अब इंडिया जो है वो चाइना की तरफ से फ्री हो जाएगा और हो सकता है कि इंडिया की सारी तवज्जो जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मरकूज हो जाए। और अखंड भारत एक सपना तो है उनका, और इस वक्त जब पूरे आलम में इस्लाम के अंदर जंग की कैफियत है और पाकिस्तान भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो इंडिया की जरूर ख्वाहिश होगी, और इंडिया बारहा इसका इजहार भी कर चुका है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ओके, जो कि आजाद आजाद जम्मू कश्मीर है उसको कैप्चर करना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ हिस्सों को कैप्चर करना चाहता है, बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो ये अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है कि चाइना से उन्होंने वहां पे एक पीस एग्रीमेंट कर लिया है और अब वो पूरी की पूरी तवज्जो जो है पाकिस्तान की तरफ करेंगे, और ऐसे में क्या पाकिस्तान को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए? देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो इंडिया और जो चाइना के दरमियान जो बातचीत हुई है, ये सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स हैं। मैं नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वो मुझे अभी याद थे, लेकिन मेरे जहन में शायद आ जाए तो मैं बता दूं प्रोग्राम के दरमियान में आपको। 3 या 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, जिनके ऊपर अभी इनिशियली बातचीत हो रही है। और ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम्म। ये 3 या 4 पॉइंट्स नहीं है, ये हजारों किलोमीटर की एक पट्टी है। और बिल्कुल। उसके ऊपर वो इतना आसान नहीं है इसको खत्म कर लेना। चाइना का और इंडिया के माबैन रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज होना कोई आसान नहीं है, कोई इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि गालिबन 2022 में चाइना के हैकर्स ने पावर हम्म। ग्रिड्स जो थे वो ऑफ कर शट डाउन कर दिए थे इंडिया के, ठीक है। बिल्कुल। और हम्म। अलेजिडली, बल्कि इससे पहले, अभी अभी पिछले दिनों भी चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स की फैंटी लगाई थी और एक दोबारा वीडियो जी आई जी, थी। और तो ये तो चलता रहता है, चाइना मतलब ये तो एक नॉर्म बन चुका जी हुआ जी, है, हैरत भी नहीं होती जब भी चाइना का दिल करता है वो अपने फौजियों को भेजता है और वो इंडियन फौजी की फैंटी जी लगा के फैंटी आ लगा जाते देते हैं, हैं। और वो और फिर एक रोने धोने वाली वीडियो आ जाती है कि इंडियन सोल्जर रो रहे होते हैं। और मजे की तो बात यह है लेकिन कि जो चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो इनकी फैंटी लगाते हैं, वो मारते भी डंडों से हैं।
डंडों से मारते हैं, चूंकि एग्जैक्टली। चूंकि वो ये असल में ज्यादा तो वो एम्बैरेसिंग है। असल में वो मुआहदा हुआ हुआ है कि दोनों साइड की जो फौजें हैं वो पेट्रोलिंग तो कर सकती हैं अपनी दोनों बोथ साइड्स पे, लेकिन वो असला नहीं रख सकती। ये पुराना एक मुआहदा हुआ है, फिर हम कभी इसको डिस्कस करेंगे। और चाहे, और मजे की बात जी। ये है कि इसमें ये कि इंडिया इसका जो बदला है वो फिल्में बनाकर ले लेता है। मतलब जो चाइनीज उनको हाँ मारते बिल्कुल, हैं डंडों से, तो उसका वो ले लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इतना आसान नहीं है। आपको मैंने जैसे भाभी मैं बता रहा था कि पावर ग्रिड स्टेशन को शट डाउन कर दिया हैकर्स ने। फिर इसके साथ साथ चाइना एलिजिडली चाइना ने तो बजाते खुद इंडिया को ब्रिक्स से बाहर निकालने की भी कोशिश की है। तो ये अच्छा। इतना, हाँ, तो ये इतना आसान नहीं है ना। मतलब ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखिए अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे ना, तो ये क्यों किया गया, ये असल में ब्रिक्स की अहमियत को उजागर करने के लिए, या वेस्ट को या खसूसन हाँ अमेरिका को ब्रिक्स की अहमियत दिखाने के लिए किया गया है। और और इसके पीछे असल में तो रशिया है ना। रशिया या ने अपनी अहमियत इंडिया दिखाई को है। थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए कि वो ज्यादा हॉस्टाइल ना हो, थोड़ा सा वो कम हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, थोड़ा सा जी जी इस साइड पे भी आ जाए। जी। डॉक्टर साहब, एक और बात, पाकिस्तान क्यों नहीं है ब्रिक्स में? रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, चाइना के साथ हमारे शुरू से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं है ब्रिक्स में? पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। मेरे इवन के मैंने देखा वो करेंसी नोट के ऊपर अफगानिस्तान की तस्वीर है, ठीक है, अफगानिस्तान मेंशन है, लेकिन पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान, को ब्रिक्स में नहीं होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में तो होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि होना चाहिए इस साल। मैंने सुनने में ही आया है, मैं कंफर्म नहीं अभी कर सकता कि जो हमारे एक ऑफिशियल हैं उनको इनवाइट किया गया है इंडिविजुअली, पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया गया। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद एक खत भी लिखा है, जो इंडिविजुअल है उन्होंने, कि पाकिस्तान को इसमें शरीक किया जाए। मुझे ऑफिशियली स्टेटमेंट जो जी है मेरे बिल्कुल। सामने अभी नहीं आई है, लेकिन इसलिए मैं इसको नहीं कह सकता कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी। लेकिन पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है होना चाहिए। लेकिन इसको आप एक और अंदाज से भी देखें कि पाकिस्तान चूंकि रशियन ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और अ, और इसके तमाम के पीछे रशिया है, और इसको, और ये सारा ब्लॉक जो बनाया गया है ये काउंटर किया जा रहा है वेस्ट को और खासतौर पर अमेरिका को। तो जाहिर सी बात है कि हाँ जी। पाकिस्तान बहरहाल ठीक है, वो क्योंकि इलाके के हिसाब से, और हम अगर इसको अपने जियो हम्म। पॉलिटिकल एरिना के अंदर देखें, और तो ठीक है, उसमें पाकिस्तान को बहरहाल इसका हिस्सा होना चाहिए मेरा ख्याल हाँ, लेकिन अगर इंडिया जा रहा है ब्रिक्स में तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा तो क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? पाकिस्तान कह सकता है कि इंडिया है तो हमने एटम बम की तरफ ये है। कहा था, असल इंडिया के में पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। जी, असल में तो अगर इंडिया ब्रिक्स में है तो फिर हमें इंडिया भी के होना चाहिए। इंडिया के साथ तो एक और प्रॉब्लम भी है ना। इंडिया तो वो ये भी कहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब जो मूवमेंट्स चल रही हैं उसमें अमेरिका जो है वो उसके पीछे है। तो जाहिर सी वो तो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया के टुकड़े भी करना चाहता है, कनाडा भी चाहता है। तो पता नहीं, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि वो उनको ख्वाब आते हैं क्या आते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं वो अकेले दुनिया में हैं और उस पूरी दुनिया उनकी हम्म। दुश्मन है, और वो पता नहीं क्या चीज है जिनके लिए पूरी दुनिया हर वक्त सोचती रहती है। तो बहरहाल इंडिया देखें, इंडिया उसमें है या नहीं है, बहरहाल हमें बहरहाल उसमें, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को उसका बहरहाल हिस्सा होना चाहिए। ओके, मैं एक कमेंट करूंगा और आप मुझे बताइएगा कि एम आई राइट और रॉन्ग। इस वक्त सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है पूरी दुनिया की, जंगों की तरफ जा रहे हैं, ऑल्दो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अलायंसेस बन रहे हैं, और कोई भी स्ट्रॉन्ग अलायंसेस नहीं अभी तक इतने बन सके। कंट्रीज जो है वो अपने आप को किसी एक जगह पे रिजेक्ट नहीं करना चाह रही। जो छोटी कंट्रीज है वो चाह रही हैं कि वो इधर भी रहें उधर भी रहें, जितना बेनिफिट ले सकती हैं ले सकें। और इसी के अंदर ब्रिक्स का भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एससीओ का भी हो रहा है, यूएन का भी, और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक्चुअली जो ये अलायंसेज जो इस वक्त बन रहे हैं, ये क्लियर तभी होंगे कि जब जब ये कोल्ड वॉर जो है हॉट वॉर बन जाएगी। आई एम सॉरी, मैं ये शायद बहुत सख्त बोल रहा हूँ, लेकिन लग ऐसे ही रहा है, जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि उस तरफ जा रहे हैं। देखें, जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, खासतौर जो फ़लस्तीन के हालात हैं जो इसराइल के हवाले से है,
तो अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट अल्लाह ना करे, अगर तो ये मजीद बढ़ता है, हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये लबनान में भी दाखिल होगा, शाम में भी होगा, तो हम उसके बाद आपने देखा कि ये लबनान में भी इसराइल की बिल्कुल फौजियों ने हमले शुरू किए और अभी भी जारी हैं, फिर शाम में भी बिल्कुल किए, बिल्कुल। यमन में भी किए। तो अगर तो देखें, अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जो जो तो उसके नतायज वाकई ही बहुत बुरे होंगे, और इसके नतायज सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा बुरे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका इन्हिसार जो है वो तमाम तर इस वक्त जो इसराइल की जो दहशतगर्दी है जो वो कर रहा है, तो जो उसको रोकने के अलायंसेस वजह से। अलायंसेस कैसे होंगे, आपको क्या लगता है, जो अलायंसेस जो इस वक्त नजर आ रहे हैं कि हर एक पार्टी दोनों साइडों पे, क्या ये इसी तरह होंगे या उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड हो जाएंगे, नहीं, अगर जैसा तो देखें, वर्ल्ड अगर वॉर वन और टू से जी, पहले भी ऐसे ही नहीं नजर वो आता था? मेरा ख्याल है कि अगर तो ये जंग का दायरा फैलता है अगर, तो फिर जाहिर सी बात है जो अलायंसेज हैं वो सामने नुमाया हो जाएंगे, नुमाया होंगे ये, हम्म। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है कि ब्लॉक्स बनेंगे, और जो जो जिस ब्लॉक का हिस्सा होगा, जाहिर सी बात है वो उसका हिस्सा होगा, और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल होगा। और खास तौर पे ये जो चार बिल्कुल। पांच छह मुल्क, शायद मैं अभी नाम ना ले सकूं, लेकिन मेरे जहन में हम्म। तो हैं इस वक्त, लेकिन जो चार पांच छह मुल्क हैं, शायद हाँ हाँ। इनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि ये नुमाया तौर पे एक ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ये बड़ा मुश्किल होगा उस टाइम। लेकिन एक और ओके इसमें डॉक्टर साहब। इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये मैं आपको बता दूं कि देखें कि इसमें जो अमेरिका है वो नहीं चाहता अभी कि इस जंग का दायरा मजीद वसी हो। अमेरिका नहीं चाहता दैट्स इलेक्शन। दैट्स अ वेरी गुड जी, पॉइंट कि ये अमेरिका नहीं चाह रहा। अमेरिका नहीं चाह रहा, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इलेक्शन भी सर पे हैं आपके, बिल्कुल ठीक um, है। और एक तो इलेक्शन की वजह चाइना से, भी नहीं चाह रहा। और चाइना भी नहीं चाइना चाह भी नहीं रहा, चाह रहा। इसमें रशिया चाह रहा है कि और अमेरिका एंगेज रशिया हो, चाह रहा है और इसराइल चाह रहा इसराइल चाह रहा है, और इंडिया भी चाह रहा है, इंडिया भी चाह रहा है, है, इंडिया भी बिल्कुल। चाह रहा लेकिन इंडिया चाह रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट हमें दे दो और हम जल्दी जल्दी से पाकिस्तान को है। जी जी, जी वो अटैक उनका, करने जी जी, जाहिर सी आगे बात है कि बढ़े। जी जी। उनका तो जो दरीना ख्वाब है वो यही है ना, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। बहरहाल मैं हमेशा से ये कहता हूँ, इंशाल्लाह। ये एक दीवाने का ख्वाब है। और पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसको इंडिया जो है वो इतनी आसानी से हड़प कर जाए या हड़प करने का सोचे। तो बहरहाल बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़े बड़े मुश्किल मरहले देखे हैं। पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर का पूरा जो कई जो दहाइयों पर मुश्तमिल था वो गुजारा है, और जिसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार था ये दुनिया के सामने है। तो बहरहाल, और पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का पिछले 20 साल सामना रहा, वो भी शायद पूरी दुनिया ने देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं है, और इंडिया का मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो उसके नापाक ख्वाब हैं ये इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे। this was Dr. Hazanana with us, and let's pray that this war never gets hot, at least not in our lives. हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।